नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉलर्स नियम के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। पिछली बार हमने कॉलर्स लॉ पढ़ा था, अब हम उनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये परीक्षा में कॉलर्स नियम के अनुप्रयोग या चालकता के अनुप्रयोग दोनों के नाम से ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण तथा विलेयता गुणनफल ज्ञात करने में। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। विलेयता, अल्प विलेय लवणों की विलेयता और विलेयता गुणनफल निकालने में। AgCl, PbSO4, BaSO4 आदि लवण, ये जो लवण है ये इनकी विलेयता अत्यंत कम होती है और इनको सामान्यतः अविलेय ही माना जाता है, क्योंकि इनकी विलेयता किसी रासायनिक विधि से ज्ञात नहीं करी जा सकती है ना। इनको किसी टेक्निकल उससे अपन केमिकल मेथड से किसी से इसको निकाल नहीं सकते। चालकता मापन से इन लवणों की विलेयता की गणना की जा सकती है। चालकता मापन से इनकी गणना करते हैं। किसी लवण की विलेयता जिसकी ज्ञात करनी हो विलेयता, उसको चालकता जल से कई बार धोकर उसका निलंबन बना लेते हैं और इसे गर्म करके निश्चित ताप पर, कौन से ताप पर, जिस पर हमें विलेयता ज्ञात करनी हो उस ताप तक उसको ठंडा कर लेते हैं। ऐसा करने से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में लवण पानी में विलय हो जाता है और बचा हुआ पैने में बैठ जाता है। इस विलयन की विशिष्ट चालकता माप ली जाती है, माना ये Ks है, तथा उपयोग में लिए गए जल की विशिष्ट चालकता KH2O हो। तो जिस लवण की हमें विलेयता ज्ञात करनी होती है उसे चालकता जल में घोल देते हैं। चालकता जल क्या होता है? ये शुद्ध जल होता है, इसमें कोई लवण नहीं होते है ना। कई बार डिस्टिल किया जाता है, इसमें KMnO4 वगैरह कई चीज़ें डाल के और इसका कई बार डिस्टिलेशन किया जाता है, तो वो चालकता जल बनता है। तो चालकता जल में उस लवण को घोल के, अब वो घुलेगा तो है नहीं, तो उसका निलंबन बन जाएगा। उसको बन के उसको गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं जिस टेम्परेचर पर हमें विलेयता निकालनी हो उसको। अब अपन ने ये मान लिया कि Ks तो है वो उस विलयन की विशिष्ट चालकता है सॉल्यूशन की, और जल की विशिष्ट चालकता KH2O हो। तो विलय हुए लवण की विशिष्ट चालकता Ks माइनस KH2O हो गई। ठीक है। यदि लवण की विलेयता C ग्राम तुल्यांक अपनी तरफ से मान ली कि वो कितना विलय हो रहा है, मान लो C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर विलय हो रहा है, तो विलयन की तुल्यांक की चालकता लैम्डा V इज इक्वल टू, ये जो निकली ना ऊपर विशिष्ट चालकता Ks माइनस KH2O, लवण की जो विशिष्ट चालकता है गुणा 1000 अपॉन C, ये इसकी तुल्यांकी चालकता हो गई। ठीक है ना, विशिष्ट चालकता और अपॉन सांद्रता से ये इसकी निकल गई। चूंकि लवण अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में विलय हुआ है, अतः इस चालकता को विलयन की अनंत तंता पर, शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता माना जा सकता है ना, क्योंकि ये घुला ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में घुला है, अत्यंत लंबा। तो अपन ये मान सकते हैं कि अत्यंत तनु विलयन है। तो इस लैम्डा V को, जो विलयन की तुल्यांकी चालकता है, इसको हमने लैम्डा इन्फिनिटी मान लिया, अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता मान लिया। और जब अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता मान लिया तो इस पे हम कॉलर्स लॉ लगा देंगे। तो यहाँ कॉलर्स लॉ लगा दिया, लैम्डा V की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा इन्फिनिटी। और लैम्डा इन्फिनिटी क्या, लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। इससे C की वैल्यू, सांद्रता जो विलेयता है ना उसकी वैल्यू हमने यहाँ C अपनी तरफ से मानी थी ना, तो वो यहाँ पे निकाल ली वैल्यू। जहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इंटू माइनस क्रम से धन व ऋणायन की अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता है, तथा इनके मान ज्ञात होने पर समीकरण 3 की सहायता से लवण की विलेयता C का मान ज्ञात कर लिया जाता है ना। लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस ये इन्फिनिटी हमें पता हो तो इससे हम C की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये पता हो जाते हैं, ये तो कहीं से भी किसी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो विलेयता ग्राम प्रति लीटर में ये जो सांद्रता है इसमें तुल्यांकी बार का गुणा कर दें तो ग्राम प्रति लीटर में निकल जाएगी। विलेयता की सहायता से विलेयता गुणनफल की गणना की जा सकती है। विलेयता गुणनफल KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है,
विलेयता का स्क्वायर, है ना, एक एक संयोजी लवण की बात कर रहे हैं हम। तो KSP बराबर होता है विलेयता इंटू विलेयता का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये विलेयता गुणनफल की एक एक संयोजी सॉल्ट के लिए निकाली जा सकती है। अब दूसरा उपयोग है वो ये है जल अपघटन स्थिरांक निर्धारण। किसी लवण का, किसी सॉल्ट का, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, किसी लवण का जल अपघटन स्थिरांक। लवण जो है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। 4 प्रकार के कैसे होंगे? ये जिन अम्ल और क्षार से लवण किससे बनते हैं? अम्ल और क्षार से। तो अम्ल और क्षार की ताकत के हिसाब से ये 4 प्रकार के लवण हो सकते हैं। जब दोनों ही प्रबल हों, दोनों अम्ल प्रबलम प्रबल क्षार, दुर्बलम प्रबल क्षार, है ना, और दुर्बलम दुर्बल क्षार। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, इनमें से जो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों प्रबल है, उसका तो जल अपघटन होता नहीं, वो तो पूर्णतः आयनित हो जाता है। बाकी अगर दोनों में से, अम्ल और क्षार में से अगर एक भी दुर्बल है तो उसका जल अपघटन हो जाता है। तो जल अपघटन निकालते हैं उसका, तो है ना। तो ये अब इसमें 3 शर्त होंगे, ये लिखा है देखो। जब किसी दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दोनों ही दुर्बल है या दोनों में से कोई एक दुर्बल है, के लवण को जल में घोला जाता है तो वो जल अपघटित हो जाता है तथा वही अम्ल और क्षार देता है जिससे वो बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए NH4 लिया, NH4Cl हमने, अमोनियम क्लोराइड किससे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल HCl। या सोडियम एसीटेट किससे बना है? एसिटिक एसिड, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार NaOH से। तो किसी दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल के लवण, मान लो Ba हमने कोई ले लिया, को जब जल में घोला जाता है तो निम्न प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है। Ba का जल अपघटन, है ना, ये काय का साल्ट है, यहाँ पे याद रखें आप, दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल का, क्षार दुर्बल है इसमें, है ना, जैसे ये था ना पहले वाला NH4Cl वाला, हाँ वो है, वो एग्जाम्पल है। तो ये बन गया, इससे दुर्बल क्षार बना और प्रबल अम्ल बना। ये जैसे हम हर बार करते हैं, मान लो इसकी शुरुआत में मात्रा 1, शुरुआत में ये होंगी नहीं, है ना, साम्य स्थिरांक पर इसमें से 1 - H और ये H और ये H बन गए। सांद्रता, है ना, ये तो जल अपघटन की मात्रा है H, है ना, और जैसे वियोजन की मात्रा अल्फा लेते थे ना, ऐसी जल अपघटन की मात्रा को H से डिनोट करते हैं। तो 1 - H और H × H। अब इसमें सांद्रता निकालते हैं तो C का गुणा कर देंगे, 1 - H × C, HC, है ना। अब अगर इसकी तंत्र तो वॉल्यूम का, सांद्रता का उल्टा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भाग दे सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर आयतन के पदों में बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है। जहाँ पे H क्या चीज़ है? जल अपघटनांक है, जल अपघटन की मात्रा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चूंकि क्षार दुर्बल है अतः अनायनित माना जा सकता है ना, दुर्बल क्षार है इसलिए अपन ये मान लें कि ये अनायनित रहता है। अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो क्षार बना है इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया यहाँ पे, है ना, और इनका आयनन करके लिख दिया, ये B+ A-, है ना, अलग अलग कर दिया, ये सबका आयनन कर दिया। अब यहाँ पे जो दोनों तरफ कॉमन है वो हटा दिए, तो यहाँ क्या बच गया? B+ H2O और यहाँ BOH और H+। तो किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब इस विलयन की सांद्रता इन आयनों पर निर्भर करेगी, है ना, जो इसके अंदर आयन है। तो अतः उपरोक्त विलयन की चालकता अनअपघटित लवण Ba या B+, ये अनअपघटित लवण Ba की सांद्रता 1 - सांद्रता ऊपर अपन ले चुके हैं, इसकी कितनी है? 1 - H, तथा बने हुए प्रबल अम्ल H+ की सांद्रता H पर निर्भर करेगी, है ना। तो विलयन की चालकता कितनी होगी? लैम्डा बराबर 1 - H लैम्डा Ba और H लैम्डा Ha। समझ गए? ये तो है अनअपघटित लवण और ये अम्ल, ठीक है। तो इससे हम H की वैल्यू निकाल देंगे, ये H की वैल्यू निकल गई, है ना, जल अपघटन स्थिरांक, है ना, जल अपघटन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Ha एक प्रबल अम्ल है अतः पूर्णतः आयनित हो जाएगा, अतः इसकी चालकता लैम्डा Ha को अम्ल की अनंतता पर चालकता मान सकते हैं, है ना। तो Ha को अनंतता पर क्योंकि पूर्णतः आयनित हो जाएगा इसलिए इस पे कोहलर्स लॉ लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन लैम्डा Ha इन्फिनिटी लिख दिया कोहलर्स लॉ के लिए, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है हमें, तो लैम्डा तो प्रयोग से निकल गई, Ha अपन कोहलर्स लॉ से निकाल देंगे, और लैम्डा भी ये कहाँ से निकलेगा?
लेमडा बी ए करने के लिए, निकालने के लिए इस प्रयोग को दोबारा करते हैं और दोबारा प्रयोग को रिपीट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, लेमडा जो बी ए जो है ना, बी ए क्या चीज़ है, बी ए क्या चीज़ है, सॉल्ट है ना, ये अधिक मात्रा में मिला देते हैं, ये BOH अधिक मात्रा में मिला देंगे तो हमें वो पता है लासातले का नियम क्या करता है कि जो आप अगर साम्य को डिस्टर्ब करेंगे तो साम्य उसका विरोध करेगा। तो अधिक मात्रा में BOH मिला देने से ये लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, मतलब अब विलयन में क्या रह जाएगा, BA लेमडा BA और H2O। समझ गए, इस साम्य में बाहर से अधिक मात्रा में BOH मिला दिया है ना, दुर्बल क्षार। BOH क्या चाहिए, दुर्बल क्षार, जैसे अपन NH4OH का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे है ना, दुर्बल क्षार मिला दिया तो ये साम्य बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो अब विलयन में हम ये मान सकते हैं कि लेमडा BA, तो उस समय इसकी जो चालकता निकलेगी वो लेमडा BA की चालकता होगी। समझिए, तो एक बार प्रयोग करके लेमडा निकाल दी, लेमडा HE की वैल्यू कोहलार्स लॉ से निकाल देंगे और लेमडा BA को निकालने के लिए इसको रिपीट करेंगे ज्यादा मात्रा में, इसमें क्षार डाल के। तो लेमडा HA की गणना कोहलार्स लॉ से की जा सकती है। लेमडा BA की गणना के लिए विलयन में दुर्बल क्षार BOH बहुत अधिक मात्रा में मिला दिया जाता है, जिससे समीकरण 1 में साम्य बाईं ओर विस्थापित हो जाता है और इस स्थिति में तुल्यांक की चालकता लेमडा BA के बराबर होगी। तो लेमडा BA निकल गई दोबारा प्रयोग करने से और इसमें वैल्यू सब रख दी है। जल अपघटनांक H की मान की गणना की जा सकती है इसे जल अपघटन स्थिरांक भी ज्ञात किया जा सकता है कि H बराबर निकाल सकते हैं है ना, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता, तो वहां से भी ये चीज जल अपघटन स्थिरांक इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो दो उपयोग कोहलर्स नियम के ये हो गए। तीसरा उपयोग है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। जल के आयनिक गुणनफल की, शुद्ध जल अति दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। देखो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि जल तो पूर्णतः आयनित हो जाता है फटाफट H+OH- में, है ना, पर वो होता तब है जब उसके अंदर कोई सॉल्ट थोड़ी मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में भी अगर कोई लवण है तो वो आयनित हो जाता है। अगर वो शुद्ध है पूर्ण रूप से तो आयनित नहीं होता है ना। तो शुद्ध जल जो है अति दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, इसका आयनन अत्यंत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे इसका आयनन कर दिया H2O H+OH-। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार इस अभिक्रिया का वियोजन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक, इस पर वियोजन स्थिरांक लिख दिया, उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। अब H+OH- आयन की सांद्रता H2O की तुलना में अत्यंत कम होती है। जब आयनन कम है तो इनकी सांद्रता अत्यंत कम होगी, है ना। जल के लगभग 55.4 इंटू 10⁻7 अणुओं में से केवल एक अणु ही आयनित होता है। अगर शुद्ध जल है ना तो इतने अणुओं में से 55.4 इंटू 10⁻7 मतलब 10 लाख हो गई है ना। तो इतने अणुओं में से केवल एक अणु ही जल अपघटित होता है, तो एक अणु की आयनित होता है। अतः अनायनित जल के अणुओं की सांद्रता स्थिर मानी जा सकती है ना। तो ये KH2O को इधर भेज दिया और इसको भी कांस्टेंट मान लिया, इसको KW लिख दिया अपन ने, K इंटू H2O कंसंट्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट मान ली। तो KW जहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल है, इसकी गणना चालकता की सहायता से की जा सकती है। कैसे करते हैं वो मेथड ये रहा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की विशिष्ट चालकता हमें पता है, ये कप्पा बराबर 5.5 इंटू 10⁻⁸ ओम होती है। पुनः जल में चूंकि H+OH- आयन की सांद्रता अधिक कम होती है, अतः जल के इन आयनों का अत्यंत तनु विलयन माना जा सकता है। अपन कहते हैं क्योंकि आयनन नहीं हो रहा तो अपन क्या मान सकते हैं कि जल जो है वो H+ और OH- आयनों का अत्यंत तनु विलयन है। इन आयनों की तुल्यांकी चालकताओं को अनंत तमता पर तुल्यांकी चालकता माना जा सकता है। अतः कोलराउस नियम से लैम्डा इन्फिनिटी बराबर लैम्डा H+ प्लस लैम्डा OH- इन्फिनिटी।
है ना, अनंततमता पर। इस पर कोलर्स का नियम लगा दिया। अच्छा, ये हमें पता है H+ की वैल्यू और वो लैम्डा अनंतता पर इन आयनों की तुल्यांकी चालकताओं की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर रखने से हमें ये लैम्डा इन्फिनिटी हमें पता लग गया ये। और किसी वैद्युत अपघट्य के लिए तुल्यांकी चालकता 1000 विशिष्ट चालकता अपॉन C, है ना। तो ये यहाँ पे वैल्यू और C यहाँ से निकाल देंगे। फिर विशिष्ट चालकता अपन को पता है 5.5 × 10⁻⁸ ये यहाँ पे रख दी, है ना। तो इससे हमें इसकी ये पता लग गई, ठीक है ना। तो चूंकि H+ OH- ये अब जल में क्या होगा, जितने H+ आयन होंगे उतने ही OH- होंगे, है ना। तो दोनों की सांद्रता बराबर होगी क्योंकि आयन एक संयोजी है। अतः KW बराबर ये वैल्यू, है ना, इसकी 2 बार गुणा कर दे 1.02 × 10⁻14। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो है जल अपघटन, इसका आयनिक गुणनफल जल का हमें पता लग गया, ठीक है। तो तीसरा उपयोग ये रहा। और चौथा और आखिरी उपयोग कोलर्स लॉ का है, वो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के वियोजन का निर्धारण, वियोजन स्थिरांक का निर्धारण करना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस Ka और Kb, ठीक है। ये कैसे करते हैं, माना दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड है कि वियोजन की मात्रा अल्फा तथा सांद्रता C मोल प्रति लीटर है। इसका वियोजन निम्न प्रकार होता है। वियोजन कर दिया हमने, जैसे हर बार करते हैं। प्रारंभ में मान लो इसकी सांद्रता 1, इसकी सांद्रता शुरू में ये होंगी नहीं। वियोजन की मात्रा अल्फा है तो इसमें से अल्फा टूटेगा तो ये दोनों अल्फा अल्फा बन जाएंगे। सांद्रता मान लो C है एसिटिक एसिड की, तो इनमें C का गुणा कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दिया, उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता लैम्डा C लैम्डा अल्फा C × अल्फा C अपॉन 1 - अल्फा C। तो ये आ गया α² C अपॉन 1 - अल्फा। तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 होती है ना, अनंतता पर तुल्यांकी चालकता और उस ताप पे चालकता। तो लैम्डा जो है सांद्रता C पर तथा लैम्डा 0 अनंतता पर तुल्यांकी चालकता है। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब या अल्फा की जगह लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 रख दिया इसमें सब में और इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये तुल्यांकी चालकता की मान रख के और इसमें वीक एसिड या वीक बेस का जो है वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कोलर्स नियम के 4 उपयोग हैं। और ये वो उपयोग हैं जो ये जो चीजें जो निकाली गई हैं वो किसी और केमिकल मेथड से नहीं निकल सकती, है ना। किसी केमिकल मेथड से अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण नहीं हो सकता, है ना। जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण और जल की आयनिक गुणनफल की गणना और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के वियोजन स्थिरांक की गणना। तो ये चीजें जो किसी और केमिकल मेथड से यूज नहीं होती वो इसमें जो है इससे निकाली जा सकती हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। आरंभ में जब मैंने कोलर्स लॉ शुरू किया था तो आपको कहा था कि सुनने में और उसमें तो ये बड़ा सामान्य बात है कि अनंतता पर तुल्यांकी चालकता उसके कंस्टिट्यूएंट, है ना, आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है ना। मामूली सी बात थी, लेकिन उसका उपयोग देखो आप कितने महत्वपूर्ण उपयोग है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले ई लेक्चर में हम इसमें चालकता मूलक अनुमापनों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।